मिनिस्टर इंफॉर्मेशन शरजीत मेमन साहब इधर हैं, चौधरी मंजूर साहब भी हैं, और मैं बुनियादी तौर पर जो मेरे आने का सबब था वो नादरा के साथ हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट है सिंध गवर्नमेंट का और हमारा एक जो सोशल सिक्योरिटी का इंस्टीट्यूट है उनका एक मुआहदा पहले हुआ है। हमने गालिबन जनवरी 2021 में एक मुआहदा किया था नादरा के साथ, और तकरीबन उसकी जो लागत है उस प्रोजेक्ट की वो इनिशियली जो अब तक है वो 1 अरब रुपए है, जिसमें से 50% हम उनको अदायगी कर चुके हैं और 50% पर आगे आहिस्ता आहिस्ता उनकी अदायगी जो शुरू हो जाएंगी। जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान में अपनी तर्ज का एक बहुत ही मुनफरिद और नया प्रोजेक्ट है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक और चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब की जो मजदूरों से वादे थे उसके मुताबिक है। और जब जनवरी में हमने मुआहदा किया तो हमारा टारगेट था 1 मई 2021 जो गुज़िश्ता बरस लेबर डे के मौके पर हम उस कार्ड का इजरा शुरू कर देंगे और मजदूरों को कार्ड देना शुरू कर देंगे। और ये मैं आपके पास एक सैंपल ले आया हूँ, ये कार्ड है जो बेनज़ीर मजदूर कार्ड का सैंपल है, जो अभी हम तकरीबन 37,000 के करीब जो है वो इशू भी कर चुके हैं। और ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका बैक है, ये सैंपल्स हैं, लेकिन ये कार्ड हमने देना शुरू कर दिया। हमें जो इनिशियली जो टारगेट हमारा था, चूँकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है और आसानी से आम लोगों की समझ में भी शायद नहीं आ रहा था, तो कई हमारे मीडिया के दोस्त हर जगह मुझे सवाल करते हैं कितने कार्ड इशू हुए, कितने हो गए। तो जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू भी किया था तब भी बताया था कि ये प्रोजेक्ट कोई 2, 4, 5 महीने का काम नहीं है, ये बहुत लंबा मनसूबा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसके जो फ़वाइद हैं मजदूरों तक जो पहुँचने हैं वो भी बड़े हैं। तो ना मुझे ये कोई खुशफहमी थी कि ये 2-4 महीने में हो जाएगा, ना किसी और को हमने ये गलतफहमी में रखा इसमें। तो जो प्रॉब्लम हमें आया कि हमारे पास इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन कोई 6.25 लाख के करीब जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं सोशल सिक्योरिटी, 6.25 लाख के करीब। तो पहला हमारा टारगेट ये था कि उन 6.25 लाख लोगों को ये जो स्मार्ट कार्ड है ये इशू करें। लेकिन जो असल नंबर है जो मजदूर काम कर रहे हैं इस वक्त सूबा सिंध में, उनकी तादाद 6 लाख से कई गुना ज़्यादा है। और चूंकि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, किसी सूबे में भी नहीं है, पंजाब ने भी हमारे बाद ही शुरू किया है, किसी सूबे में नहीं है, तो वो मैनुअल कार्ड लोगों को इशू किए जाते थे और उसकी बुनियाद पर वो जो बेनिफिट्स हैं उनको वो दिए जाते थे। और मैं ये बात मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ कि उस मैनुअल कार्ड की वजह से उस पूरे सिस्टम के अंदर बहुत सारी लीकेजेस हैं और बहुत सारी करप्शन होती है, और बहुत सारे वो फ़वाइद जो जायज़ वर्कर्स तक पहुँचने चाहिए वो नहीं पहुँच पा रहे थे। तो पहले स्टेज पे हमने नादरा के साथ ये मुआहदा इसलिए किया कि नादरा के पास पूरे पाकिस्तान के शहरियों का डेटा मौजूद है, फैमिली ट्री मौजूद है। अगर ये कार्ड हम खुद से बनाते हैं तो हम नादरा के डेटा के साथ इसको सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते थे। तो हमने नादरा के साथ ये मुआहदा किया कि जो शनाख्ती कार्ड नादरा इस वक्त पाकिस्तानी शहरी को इशू करता है, एक तो आम शनाख्ती कार्ड है, एक स्मार्ट कार्ड है। इस स्मार्ट कार्ड के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे उसके अंदर जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं और उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो हमने जो कार्ड मजदूर कार्ड के लिए चूज़ किया वो स्मार्ट कार्ड है। वो तमाम सिक्योरिटी फीचर्स जो किसी भी पाकिस्तानी को जारी होने वाले स्मार्ट कार्ड के अंदर हैं वो सब के सब इस मजदूर कार्ड के अंदर मौजूद हैं। आगे चलकर यही मजदूर कार्ड जो है जिसको मिलेगा ये उसके लिए ATM कार्ड भी होगा, और इसी की बुनियाद पर वो तमाम सहूलतें, बेनिफिट, फैसिलिटीज जो किसी मजदूर को मिलती हैं वो इनको इस कार्ड की बुनियाद पर मिलेंगी। जो आज हमने मुआहदा साइन किया है वो उसका सबब क्या था, वो वजह क्या बनी कि इनिशियली नादरा ने ये कार्ड बना के देने थे और नादरा ने ये कार्ड बना के देना शुरू भी कर दिए। लेकिन चूंकि ये एक नया काम था हमारे सोशल सिक्योरिटी के लिए भी, तो हमारे पास जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स थे वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे कि वो सारे कार्ड खुद से हम जल्दी कर सकते। तो हमें ज़रूरत इस बात की थी, इस पर हमने वर्किंग की, तो तकरीबन कोई 174 का स्टाफ हमें नया हायर करना था सिर्फ इन कार्ड्स को एंट्री करने के लिए और नादरा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो हमारी जो गवर्निंग बॉडी है सेसी की, उसमें ये फैसला हुआ कि बजाय इसके कि हम इसकी हायरिंग करें, हम ये प्रोजेक्ट भी नादरा को दे देते हैं ताकि वही हायरिंग करें और वही इसको हमको चलाएं। इसलिए कि आगे चल के शायद हमें प्रॉब्लम होता अगर हमारी हायरिंग होती सेसी की
कि वो डेटा एंट्री ऑपरेटर होंगे और फिर वो ट्रांसफर नादरा को करेंगे। तो अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आया तो हम नादरा पे डालेंगे इल्ज़ाम, नादरा हम पे डालेंगे। तो हमने नादरा से रिक्वेस्ट की कि ये जो कार्ड से रिलेटेड लोग हैं उनकी हायरिंग आप करें और वो पैसे भी हम आपको दे दिया करेंगे और वो उनकी तनख्वाहें वनख्वाहें जो भी आप करते हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर आप ऐड कर देंगे। तो पहले नादरा रिलेटेड था, लेकिन बाद में उन्होंने इस पर एग्री हो गए। वो एक मुआहदा ड्राफ्ट हुआ, एक मेमोरेंडम हुआ साइन, और वो हमारे सिंध गवर्नमेंट के लॉ डिपार्टमेंट ने वेट किया, उसको ओके किया, और आज हमने नादरा हेडक्वार्टर में आकर ऑफिशियली फॉर्मली वो नादरा के साथ साइन कर लिया। उन्होंने और उस पर थोड़ी वर्किंग की और वो जो नंबर 174 था वो रिड्यूस होकर 162 जो है इनिशियली वो नंबर बना है। तो अब नादरा एक आध दिन के अंदर वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे और 162 नए लोग अपॉइंट करेंगे सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए, जो ये मजदूर कार्ड का प्रोजेक्ट है सूबा सिंध के लिए। इसमें जो बात बुनियादी तौर पर बताना ज़रूरी है कि हम इस वक्त सोशल सिक्योरिटी में जो बहुत सारी सहूलियात वर्कर्स को दे रहे हैं उसमें बुनियादी काम जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ है। हमारे पास इस वक्त 5 जो है वो बड़े हॉस्पिटल्स हैं सूबा सिंध में, हमारी 42 डिस्पेंसरीज हैं और 7 हमारे सर्कल्स हैं जहाँ पर ये हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाती है। इस वक्त जो मजदूर रजिस्टर्ड है उनके पास एक मैनुअल कार्ड है, उस कार्ड को वो लेकर जाते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए हेल्थ की फैसिलिटीज़ वो लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई इस तरह का चेक नहीं है कि उसके अंदर हम ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर सकें और जो लोग मिसयूज कर रहे हैं, जो वर्कर्स नहीं हैं और ये फैसिलिटीज दे रहे हैं उनको चेक कर सकें। इस कार्ड के जरिए ये चीज़ें सारी यकीनी हो जाएंगी और जहाँ जहाँ पर हम फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम होगा। ये कार्ड लेकर कोई भी जाएगा तो इस कार्ड को वहाँ वो स्वेप करेंगे और उससे पूरा डेटा उसकी फैमिली का आ जाएगा। उसके बाद फिर वो जो है उसको फैसिलिटीज जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो मैंने जिस तरह बताया कि अभी हमने तकरीबन 1 अरब रुपए का मुआहदा किया नादरा के साथ, तो ये मैं बताते हुए भी मुझे खुशी हो रही है कि ये 1 अरब जो आपको हमें बहुत लगता है बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन अगर ये काम हम कर जाते हैं तो शायद 1 अरब से ज्यादा पैसे हमारे सेव हो जाएंगे जो लीकेजेस की वजह से निकल जाते हैं सिस्टम से और गलत उसका इस्तेमाल होता है। तो ट्रांसपेरेंसी बुनियादी तौर पर इसका जो है वो मेन आंसर है। और दूसरा जो इस वक्त हमारे पास 6.25 लाख वर्कर्स हैं, वो तादाद जो है एक्चुअल तादाद नहीं है, असल में ये तादाद बहुत ज़्यादा है और वो वर्कर्स कानूनी तौर पर जिनको ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो इस वक्त इन फैसिलिटीज़ को लेने से महरूम हो जाते हैं। ये कार्ड इशू करने के बाद हमारा अंदाज़ा है कि पहले ये 6,25,000 का डेटा जो है वो इशू हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो लोग इंटाइटल्ड हैं जिनको ये नहीं मिल रही फैसिलिटीज़ उनको ये कार्ड्स मिलेंगे। और फिर एक और फैसला जो सिंध हुकूमत ने किया है पार्टी लीडरशिप की जो विजन है उसकी रोशनी में, सिंध वो पहला सूबा होगा कि जहां सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ इंडस्ट्रियल और सनती वर्कर तक महदूद नहीं होंगे। हम ये बेनिफिट्स अपने सूबे में काम करने वाले हर मजदूर को देंगे, जो चाहे खुद मजदूरी करता है, चाहे किसी के पास ड्राइवर है, कोई अपनी रेडी लगाता है, रिक्शा चलाता है, टैक्सी चलाता है, हर वो मजदूर जो अपने आप को मजदूर समझता है मजदूर कार्ड लेने का इंटाइटल होगा और उसके बाद वो तमाम बेनिफिट्स जो हम किसी भी रजिस्टर्ड वर्कर को देते हैं ये बेनिफिट्स उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि ये काम 2-3 महीनों में होने वाला नहीं है। इसके लिए बहुत एक तवील एक प्रोसेस है जिससे हमें गुजरना है कि 6.25 लाख कार्ड अभी इशू कर रहे हैं, फिर जो रजिस्टर्ड नहीं उनको इशू करने हैं, फिर वो नया एक फेज जो है जिनको नया इंक्लूड करेंगे हम लोगों को वो इसके अंदर शामिल होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब से लेके शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके और अभी आसिफ अली ज़रदारी साहब जो सदर पाकिस्तान थे तब भी हमने मजदूरों के लिए बहुत काम किया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में हमने सिंध हुकूमत ने ये मजदूर कार्ड का इजरा जो है शुरू कर दिया है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इनकलाबी काम है और इंशाअल्लाह ताला जब ये मुकम्मल होगा मेरा ये समझना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे और हमारी कमिटमेंट है कि हम ये काम ज़रूर करेंगे। दूसरी मेरी जो मुलाकात थी आज वो हुई जो हमारे वफाकी वजीर हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के और ह्यूमन रिसोर्स के जनाब साजिद तूरी साहब, उनसे मुलाकात हुई और उनसे मिलने का जो बुनियादी वजह है वो ये थी कि 18th अमेंडमेंट के बाद आपके इल्म में है कि जो लेबर का महकमा है वो डिवॉल्व हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से EOBI और वर्कर वेलफेयर फंड जो है वो मुकम्मल तौर पर डिवॉल्व सूबों को नहीं हो सके हैं।
अच्छा, सिंध हुकूमत ने इसमें भी लीड ली हुई है और हमने तमाम महकमे बना दिए हैं। हमारे पास वर्कर वेलफेयर फंड का महकमा है, कानून है। हमारे पास यूबीआई का महकमा है, कानून है। हमने सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड का नया कानून बना दिया। हमने सोशल सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए उसके अंदर तरामीम की हैं। अब जो जिस पर हम काम कर रहे हैं वो ये है कि ये जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, सोशल सिक्योरिटी है, माइंस वर्कर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ईओबीआई है, इन तमाम महकमों को हम मर्ज करेंगे और एक अम्ब्रेला लॉ बनाएंगे। और वो कानून जो है, वो इदारा जो है, ये तमाम सहूलतें जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड देता है, जो माइंस वर्कर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन देती है या सोशल सिक्योरिटी देती है, ईओबीआई देती है, वो एक जगह हो जाएंगे और वो सारी की सारी चीजें हम देना शुरू कर देंगे। तो आज मिनिस्टर साहब से हमने ये गुजारिश की कि 18वीं तरमीम के बाद इन महकमों को डिवॉल्व हो जाना चाहिए था। सिंध हुकूमत ने पूरी तैयारी कर ली है। पंजाब ने भी काफ़ी इदारे और कवानीन बना लिए हैं। कुछ केपी ने बलूचिस्तान ने बनाए, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे हैं। लिहाजा इन दोनों इदारों को आप डिवॉल्व करें ताकि सिंध हुकूमत के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो मंसूबे हैं, जो प्लानिंग है वर्कर वेलफेयर के लिए, हम उसके ऊपर 100% अमल दरामद करा सकें। और मैं ये बात दावे से कह रहा हूँ कि ये काम जो सिंध हुकूमत ने शुरू किया है, जब इसके फवायद मजदूरों को मिलना शुरू होंगे तो किसी सूबाई हुकूमत के पास या वफाकी हुकूमत के पास ऑप्शन ही नहीं होगा कि वो इसको फॉलो ना करे। इसलिए कि ये इतना बड़ा काम है, जब मजदूरों को इसके फवायद मिलेंगे तो पंजाब का मजदूर, केपी का मजदूर, बलूचिस्तान का मजदूर, इस्लामाबाद का मजदूर ये मुतालबा करेगा, ये डिमांड करेगा कि जो सिंध हुकूमत अपने मजदूरों के लिए सहूलतें दे रही है वो हमें भी दे। तो आज बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है। और माजी में जब फहमीदा मिर्जा साहबा के पास वजारत थी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन वाली आईपीसी की, और जुल्फी बुखारी साहब के पास ये साजिद तूरी वाला महकमा था, तो उन्होंने इस मसले को हल करने की कोशिश तो क्या बल्कि उसको खराब किया। और मैंने एक बात रिकॉर्ड पर असेंबली में भी कही, सीएम साहब को समरी भेजी, फेडरल गवर्नमेंट को कन्वे किया और सिंध हुकूमत ने डिसीजन लिया था कि हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि सीसीआई के अंदर गलत, बेबुनियाद, झूठे मिनट्स मीटिंग के बनाकर पेश किए गए और वहां यह कहा गया कि चूंकि सूबे तैयार नहीं है इसलिए इन इदारों को डिवॉल्व नहीं होना चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूं कि सूबा सिंध अभी से नहीं, पिछले कई बरसों बना चुका है, कवानीन बना चुका है और हम मुकम्मल तौर पर तैयार थे कि हम ये काम करें। और हमारे रास्ते में रुकावट आ रही थी कि फेडरल गवर्नमेंट ये नहीं कर रही थी और हमने गुजारिश की है, चीफ मिनिस्टर साहब से भी मैंने गुजारिश की है, आज फेडरल मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश की है कि जल्द से जल्द सीसीआई का इजलास बुलाया जाए। सीसीआई को गुमराह करके जो गलत फैसला करवाया गया था कि फिलहाल इन महकमों को डिवॉल्व न किया जाए जब तक सूबे तैयार नहीं हो जाते हैं, ये गलत बात थी। सूबे तैयार है। एक मीटिंग हुई थी जिसमें मैं मौजूद था, फहमीदा मिर्जा साहबा ने मीटिंग चेयर की थी। पंजाब ने, सिंध ने, बलूचिस्तान ने, 3 सूबों ने सपोर्ट किया था कि ये महकमे डिवॉल्व होने चाहिए। केपीके की कोई रिजर्वेशन थी और हम उसका भी हल निकालने को तैयार हैं, हम उनकी मदद करने को भी तैयार हैं। लेकिन आइन के तहत जो महकमे डिवॉल्व हो जाने चाहिए वो उनको हर सूरत में करने पड़ेंगे। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि जिद की बात है। देखें, एक हुकूमत को आपने एक महकमा दिया, सिंध हुकूमत ने उसके ऊपर अपना प्लान बनाया, वर्कर्स की हालत को बेहतर करने के लिए जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं उनको इंक्रीज किया, अपने नेट को बढ़ाने के लिए काम किया, नादरा को इन्वॉल्व किया, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ गए। अब अगर हमारे रास्ते में रुकावट आ रही है वो गैर आईनी इकदाम वफाकी हुकूमत के साबिका कि वो डिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, लिटिगेशन हो रही है, अदालतों में केसेस हैं, अरबों रुपए सिंध हुकूमत के जो है वो अदालतों में पड़े हुए हैं। ये पैसा हमारे पास आएगा तो हम इन मजदूरों के बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, इनको सेहत की बेहतर सहूलतें देंगे, इनके जो दीगर बेनिफिट्स होते हैं वो उनको प्रोवाइड कर सकेंगे। तो बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि आज हमने एक बहुत बड़ा काम किया कि नादरा के साथ उन्हें वो फाइनल किया है और इंशाल्लाह ताला ये 6,25,000 के जो इनिशियल हमारा टारगेट है वो अगले कुछ महीनों में हम इसको मुकम्मल करेंगे। और इसके लिए नादरा ने ये भी कहा है कि वो मोबाइल वैन्स भी भेजेंगे। जिस फैक्ट्री के अंदर मुलाजमीन की तादाद हजारों में है उनको दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, उनकी फैक्ट्री में जाकर उनके कार्ड बनाए जाएंगे, मुख्तलिफ इलाकों में इनकी मोबाइल जाएंगी, वहां पर कार्ड बनाए जाएंगे और हफ्ते और इतवार को भी ये सहूलत जारी रहेगी ताकि अगर कोई मजदूर छुट्टी नहीं कर सकता छुट्टी के दिन आकर भी अपना कार्ड जो है वो बनवा ले। तो ये बहुत बड़े इनकलाबी एक इकदाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत का जिसको हमने आगे बढ़ाया है। ये बुनियादी तौर पर जो है वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे दोनों जो कुलीग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनका, चौधरी मंजूर साहब का, हमारी सीएससी के कमिश्नर बैठे हैं और हमारी जो गवर्निंग बॉडी है सोशल सिक्योरिटी की
उसके कुछ मेंबर्स ही आए हुए हैं और आज हमने ये एक बड़ा तारीखी काम जो है वो किया है। सही मेरे साहब ये बता दें, जो हेल्थ कार्ड चल रहा है वफाकी गवर्नमेंट के, वो क्या रिप्लेस करेगा इस कार्ड को? देखिए, हेल्थ कार्ड एक अलग चीज है और वो पैसा सूबाई हुकूमतों ने देना है। हेल्थ कार्ड के अंदर एक लिमिट है कि जी 10 लाख रुपए पर ईयर पर फैमिली जो है वो खर्च कर सकती है। आज भी सूबा सिंध में हर आदमी के लिए अनलिमिटेड हेल्थ की फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। खुदा ना करे अगर किसी फैमिली में एक से ज्यादा लोगों को कोई ऐसी बीमारी लाक हो जाए जिस पे 10 लाख से ज्यादा खर्च होते हैं तो आपका हेल्थ कार्ड किसी काम का नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अगर तो हेल्थ कार्ड इतना इफेक्टिव होता तो पंजाब से, केपी से, बलूचिस्तान से लोग आकर सिंध के अंदर मुफ्त इलाज नहीं करवाते। तो सिंध की हुकूमत आज भी हेल्थ कार्ड से बहुत आगे है। और ये जो कार्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं इसमें सिर्फ सेहत की सहूलतें नहीं है, इसके अंदर मजदूर के बच्चों की तालीम है, इसके अंदर मजदूर के बच्चों की शादी होती है उस पर ग्रांट है, इसके अंदर अगर किसी मजदूर की डेथ हो जाती है तो उसको ग्रांट दी जाती है, इसके अंदर मजदूर का बच्चा अगर अच्छा पढ़ता है उसको स्कॉलरशिप दी जाती है, इसके अंदर अगर कोई मजदूर काम करते हुए माजूरी का शिकार हो जाए उसके पैसे दिए जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर शामिल है। तो ये हेल्थ कार्ड का इसका कोई मुकाबला नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है उससे। सही गनी साहब, जैसा आपने बताया कि अभी नादरा के साथ आपका मुआहदा है, ये बहुत अच्छा काम है। वैसे तो क्या इसमें कोई, जैसे पहले आपने कहा है कि गलत कार्ड बन सकते थे इसलिए नादरा के साथ मुआहदा किया है, क्या ऐसे किसी गलत इकदाम को रोकने के लिए भी आपने कोई उसमें चेक एंड बैलेंस रखा है भाई, माजी की तरह उसमें कोई गलती ना हो ताकि मजदूर का हक न मारा जाए? देखिए, एक तो बात यह है कि एक पेपर है जो मैं या हमारे डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर हाथ से बना के दस्तखत करके दे देता है, उसमें और नादरा के इस कार्ड में जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ी बहुत चले इस बात की गुंजाइश अगर हम रख भी लें कि इसके अंदर कुछ लोग गलत कार्ड बनवा लेंगे लेकिन वो पकड़े जाएंगे। पहले जो है उसकी पकड़ नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें यह कि ये पकड़े जाएंगे। जब पकड़े जाएंगे तो फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, जो कार्ड बनवाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, जो कार्ड बनाएगा उसको भी कार्रवाई उसके खिलाफ भी करेंगे, जो इदारे का शख्स होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मोर देन 90% इस बात के इम्कानात हैं कि कोई इसके अंदर गड़बड़ नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अमाउंट कम नहीं है, 1 अरब रुपए हम दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये 1 अरब रुपए से ज्यादा पैसे हम 1 साल में बचा लेंगे, 1 साल। तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि कितनी लीकेजेस हैं। और अभी तक जितने कार्ड हमने वेरिफिकेशन के लिए भेजे हैं तकरीबन 30% कार्ड उसके अंदर जाली निकलते हैं, कोई कम नंबर नहीं है ये, 30%। अगर इसी परसेंटेज से हम जाएं तो उसका मतलब ये कि जो साल के अंदर बजट हम लगाते हैं इस काम पे, मजदूरों की फलाह पे, उसमें से 30% पैसे जो हैं वो गलत जा रहे हैं। तो अगर 30% हम बचाएंगे तो एक बहुत बड़ी सेविंग भी और ट्रांसपेरेंसी इसके इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और EOBI और ये सारे जो है आपका है ओवरलैप ना कीजिए। इसके लिए आप जो कह रहे हैं कि एक अमरेला में लाए जाएंगे, तो इसके लिए क्या टाइम फ्रेम है कि कितनी देर में ये हो जाएगा ये सारा? देखिए, अभी तो जो बुनियादी इशू है ना हमारे साथ वो ये है कि EOBI अभी तक बिल्कुल डिवॉल्व नहीं हुआ, ये 100% फेडरल गवर्नमेंट के पास है। जो वर्कर वेलफेयर फंड है वो भी पार्शियली डिवॉल्व हुआ है, वो भी मुकम्मल तौर पर नहीं दे रहे हैं। वो कलेक्शन FBR का क्या ताल्लुक है कि वो जाकर वर्कर वेलफेयर फंड की कलेक्शन करें, वो कर रहे हैं। तो जब तक ये मुकम्मल तौर पर इशू रिजॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से आज मैंने मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की, जब प्राइम मिनिस्टर कराची आए थे पहली मरतबा, तब उस मीटिंग में मैंने उनको याद दिलाया कि जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन की थी और ये मुतालबा किया था, ये प्रेयर थी उनकी कि EOBI और वर्कर वेलफेयर फंड जो है वो डिवॉल्व किए जाए सूबों को। ये शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उस वक्त उन्होंने किया। तो मैंने उस मीटिंग में उनको याद कराया कि ये एक बहुत पेंडिंग इशू है, इसको हल कीजिए। अच्छी बात है कि उस मीटिंग के फौरन बाद फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लेबर डिपार्टमेंट को खत आया उसी मीटिंग के फॉलोअप में, और उन्होंने हमसे कुछ चीजें मांगी जो हमने भेज दी है। आज फॉलोअप में आज हमने मीटिंग की है फेडरल मिनिस्टर के साथ। मुझे उम्मीद है कि जो अप्रोच है, जो ख्यालात हैं प्राइम मिनिस्टर के या फेडरल गवर्नमेंट के, ये जो इशू है ये उम्मीद है कि ये रिजॉल्व हो जाएगा। जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक वो जो अम्ब्रेला लॉ की जो हम बात कर रहे हैं उसको बना भी लें तो इम्प्लीमेंट उस पर हम नहीं कर सकेंगे। तो ये पहले होगा, उसके बाद होगा। देखें, एक तो जो हमारा कानून है ना उसमें मजदूर की डेफिनेशन मौजूद है पहले से, ठीक है। दूसरा जो हम एक नया काम जो करने जा रहे हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं
کہ وہ مزدور جو خود اپنی نوکری کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, کسی کے گھر میں ملازمت کرتا ہے, کوئی اور کام کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتا ہے. اس میں جو ہم ترمیم کریں گے اس میں اس کی جو آمدن ہے مہینے کی, اس کی کوئی لمٹ ضرور لگائیں گے کہ جی اس لمٹ تک کا جو آدمی ہے وہ اس کے اندر انکلوڈ ہو سکتا ہے, اور اس میں اس کو کنٹریبیوشن دینا ہے جس طرح ابھی کوئی مزدور دے رہا ہوتا ہے. اچھا, اس میں ایک سوال اکثر جگہوں پہ آتا ہے, کہیں اور سے بھی آ جائے گا, کہ جی یہ جو آپ پیسے لے رہے ہیں مزدور سے کیوں لے رہے ہیں؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ اس ملک کے غریب ترین لوگوں کے لیے جن کی ذریعہ آمدنی نہیں ہے یا بہت کم ہے, یہ بیسیکلی ان کے لیے. یہ بے نظیر مزدور کارڈ جو ہے یہ ان کے لیے ہے جو کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں, جو مزدور ہیں. یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہ کما رہا ہے کچھ نہ کچھ, لیکن اس کو وہ سہولتیں جو بچوں کے لیے چاہیے, فیملی کے لیے چاہیے, وہ اپنے ریسورسز پہ پورا نہیں کر پاتا ہے. تو اس کو ہم سپورٹ کریں گے, لیکن ہم اسے کنٹریبیوشن دیں گے. جتنا کنٹریبیوشن وہ ہمیں سال میں دے گا اس سے زیادہ بینیفٹ وہ ہم سے ہر مہینے دے رہا ہوگا, ہر مہینے دے رہا ہوگا. اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ 10 لاکھ روپے خرچہ ہوگا. اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ 2 بچوں کی پڑھائی اٹھائیں گے تو باقی, اگر کسی کے 12 بچے ہوں گے تو 12 بچوں کی تعلیم اٹھائیں گے. اگر کسی کی فیملی کے اوپر 5 کروڑ روپے بھی خرچ ہوں گے علاج میں تو ہم کریں گے خرچ اس کے اوپر. اس طرح سے بہت ساری چیزیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بینیفٹ ہوگا. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ کارڈ ایشو ملنا شروع ہوں گے نا, تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح لوگ آتے ہیں اس کارڈ کو لیں گے. بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن ہماری کمٹمنٹ ہے, ہماری لیڈرشپ کی کمٹمنٹ ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے. یہ پارٹی کا منشور ہے, یہ شیخ بی بی کا وعدہ تھا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے. سعید غنی صاحب, اس پہ میرا ایک سوال ہے کہ وہ جو پیسہ آپ مزدور کارڈ کے ذریعے جو کنٹریبیوشن مزدوروں سے دیا جائے گا, اس کی انویسٹمنٹ کا کیا پلان ہوگا؟ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آج نیکسٹ جو بجٹ آ رہا ہے اس کے لیے بھی اس کی الوکیشن ہے, وہ جو آگے پروسیس چلانا ہے. دیکھیں, ایک تو اس پورے کام میں حکومتوں کا پیسہ کہیں نہیں. آج بھی نہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے اندر پیسہ دے رہی ہے, اور نہ ہی ہماری سندھ گورنمنٹ اس کے اندر پیسہ دے رہی ہے. یہ بیسیکلی تو کنٹریبیوشن ہے نا, جو یا تو امپلائر سے آ رہا ہوتا ہے یا ورکر سے آئے گا ہمارے پاس. بجٹ کے اندر اس کی ایلوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اداروں کا اپنا بجٹ ہوتا ہے, یہ اپنی گورننگ باڈی سے بجٹ اپروو کرواتے ہیں, اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. جو کنٹریبیوشن کی انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, آج بھی جو پیسہ ہمارے پاس ہے, چاہے ورکر ویلفیئر فنڈ کے پاس ہو, چاہے سی سی کے پاس ہو, چاہے فیڈرل گورنمنٹ کے جو ای یو بی آئی وغیرہ کے ادارے ان کے پاس ہو, وہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر, اور ان کی انویسٹمنٹ پالیسیز بنی ہوئی ہیں. ہمارے پاس صوبہ سندھ میں ورکر ویلفیئر بورڈ ہو یا سوشل سیکورٹی ہو, ہم اس کو بینک میں انویسٹ کرنے کے علاوہ پراپرٹی میں انویسٹ نہیں کرتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ نہیں کرتے ہیں. کوئی رسکی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہم نہیں کرتے ہیں. یہ بالکل سیکیور ہوتے ہیں اور وہی ہم کرتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جب یہ جو پلان میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت بڑا ہے, اور اس کے لیے پیسے بھی بہت درکار ہیں. لیکن اس پہ جو ورکنگ ہم نے کی ہوئی ہے, ہمارے پاس اچھا خاصا پیسہ ہمارا عدالتوں میں پھنسا ہوا ہے بیکاز آف دس لٹیگیشن, اور یہ جو کنٹروورسی ہے بٹوین فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ, اس کی وجہ سے یہ اگر ہم سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس اچھا خاصا پیسہ آ جاتا ہے. اور پھر ڈیفینیٹلی اس پیسے کو انویسٹ کرنے کے لیے ایک پراپر میکینزم بھی بنائیں گے, ایک اچھی ٹرانسپیرنٹ کمیٹی بھی بنائیں گے جس کے اندر انڈیپینڈنٹ لوگوں کو بھی رکھیں گے, کریڈیبل لوگوں کو بھی رکھیں گے, تاکہ یہ جو مزدوروں کا پیسہ ہے یہ پراپر طریقے سے انویسٹ ہو, اس کا اچھا خاصا ریٹرن آئے, اور اسی کی بنیاد پر اس پورے سسٹم کو چلائیں. یہ تھوڑا سا بتا دیجیے کہ سندھ میں مزدور کی کم سے کم اجرت کتنی ہے اور صوبوں میں کتنی ہے. اور دوسرا ایک اور چیز فرجیل صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ ابھی تک آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا موجود ہے کہ جو صحت کارڈ وفاقی حکومت نے وہ بنایا تھا آپ کے صوبے میں, کتنے لوگ اس کے وہ بینیفیشری ہیں؟ اچھا, پہلا تو سوال آپ کا کیا تھا؟ آپ کی دیکھیں, منیمم ویج ہمارے پاس پہلے تو 17,500 تھی, اور اس کو بڑھانے کے لیے ایک پورا میکینزم ہوتا ہے, سارے صوبوں کے پاس ہے. ہر صوبے میں قانون کے مطابق ایک منیمم ویج بورڈ بنا ہوا ہے, جس کے اندر سرکاری لوگ بھی ہوتے ہیں, جس کے اندر مزدوروں کے نمائندے ہوتے ہیں, جس کے اندر امپلائز کے نمائندے ہوتے ہیں. وہ جو منیمم ویج بورڈ ہے وہ جائزہ لیتا ہے مارکیٹ کا, اس کی بنیاد پر تجویز کرتا ہے کہ کس طرح سے تنخواہ ہونی چاہیے. آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے سال سندھ حکومت نے منیمم ویج جو ہے 25,000 روپے کر دی. باقی صوبوں نے کسی نے 21 کی, کسی نے 22 کی, 25 کسی نے نہیں کی. ہمارے ہاں کچھ جو لوگ تھے وہ عدالتوں میں چلے گئے. سندھ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ سندھ حکومت کے حق میں تھا کہ 25,000 روپے منیمم ویج ٹھیک ہے, لیکن اس کا کچھ آپ یہ سمجھیں ٹیکنیکل کچھ فلاز تھے, اس کو آپ ٹھیک کر لیجیے. پھر اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اپیل ہوئی, اور اس اپیل میں سپریم کورٹ نے سندھ حکومت کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا. اور ابھی ہم اس کے اندر مراحل میں تھے, تو یہ گورنمنٹ چینج ہو گئی,
और गवर्नमेंट चेंज होने के बाद हमें खुशी है कि सिंध हुकूमत की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिफारिश पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने 25,000 रुपये मिनिमम वेज करने के लिए पूरे पाकिस्तान में कह दिया। अब ये सूबाई हुकूमतों की ड्यूटी है कि वो अपने जो मिनिमम वेज बोर्ड्स हैं, वो जो एक प्रोसेस है कानून के मुताबिक, उसको वो मुकम्मल करें। हम तकरीबन ये मुकम्मल कर चुके हैं और अगले कुछ दिनों में, एक आध हफ्ते में हमारे यहाँ से जो मिनिमम बोर्ड है, वो भी मिनिमम वेज बोर्ड है, वहाँ से सिफारिश आ जाएगी। उसके बाद कैबिनेट इसको अप्रूव करना होता है, तो हमारे यहाँ 25,000 होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये भी एक सवाल लोग करते थे कि आपने अचानक से 25 क्यों कर दिया। एक वक्त था जब डॉलर 100 रुपये का था और मिनिमम वेज जो है वो 16,000 रुपये थी, तो ये $160 पे मिनिमम वेज बनती थी। हमने जब 25,000 मिनिमम वेज की तो हमने भी उस वक्त $160 को ही बेस बनाया, हालांकि डॉलर तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था, तो हमने $160 की जो कन्वर्जन थी वो की, तो 25,000 बनी, तो हमने मिनिमम वेज 25,000 कर दी। लेकिन आज जब मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, अगर $160 को ही मिनिमम वेज आप बनाएं तो तकरीबन 30,000 रुपये के करीब मिनिमम वेज बनती है। हम तो समझते हैं कि इसके अंदर मजीद आगे आने वाले दिनों में इजाफा होना चाहिए, लेकिन जाहिर है अब वो हुकूमत से बैठ के खुद फैसला करेगी। फिलहाल जो है वो 25,000 करेंगे। बाकी हेल्थ कार्ड का आप दे देंगे। शुक्रिया जी वकार साहब, जो आपने हेल्थ कार्ड की बात की। हेल्थ कार्ड में सिंध गवर्नमेंट के पास तो इस तरह का कोई डेटा नहीं है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को देख रही थी। लेकिन पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है कि हम किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी इनिशिएटिव को जो कि पब्लिक लिस्ट वैसे मुखालफत नहीं करते, लेकिन अगर आप बिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च कर रहे हैं और कुछ इंडिविजुअल्स के लिए हो रहा है, उससे बेहतर है कि वही पैसा उन हॉस्पिटल्स पे खर्च किया जाए और उन हॉस्पिटल्स को इतना अच्छा किया जाए कि हर शहरी उसको यूटिलाइज कर सके। क्योंकि ये आम तौर पर बातें सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया, सिंध गवर्नमेंट ने जितने भी हेल्थ सेक्टर उसमें उसको बेहतर किया और उस हेल्थ सेक्टर को बेहतर करने की वजह से पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो इलाज के लिए सिंध के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में आते हैं। आज भी हमारा जो साइबर नाइफ प्रोजेक्ट है वो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। साइबर नाइफ में एक पेशेंट, अगर साइबर नाइफ यूएसए में भी है, एक पेशेंट अगर यूएसए में वो इलाज करवाता है तो $25,000, चाहे वो यूएस सिटीजन हो, ही हैज टू पे, उसको देना पड़ता है। लेकिन वही साइबर नाइफ उसी टेक्नोलॉजी का जब आप कराची के जेपीएमसी में करवाते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और वहाँ की फिगर ये है कि वहाँ पे ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से लेकिन बाहर से भी लोग जो है वो आके इलाज कराते हैं। तो हमारा मौक़िफ़ ही है कि आप हॉस्पिटल को इतना बेहतर करें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इतना बेहतर करें कि हर शहरी उसको फ़ायदा ले सके। लेकिन अगर आप सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को एक चीज़ देंगे, एक कार्ड देंगे, तो सिर्फ वही लोग जो है वो सेहत की सहूलत नहीं दे सकेंगे। शजीद साहब, मेरा आपसे सवाल ये कि कबल से इंतखाबात की बातें हो रही हैं, आप क्या चाहते हैं, पीपल्स पार्टी क्या चाहती है इंतखाबात का? दूसरा सब महंगाई के हवाले से बात चल रही है कि महंगाई के हवाले से आप क्या चाहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बांटें। और गुज़श्ता रोज़ 63 ए की तशरीह राय सुप्रीम कोर्ट में हुई, पीपल्स पार्टी ने अभी तक उसके ऊपर कोई मौक़िफ़ नहीं लिया। आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आपके 3 सवाल आते हैं। पहला सवाल तो आपका इंतखाबात का। पीपल्स पार्टी का एक क्लियर स्लोगन है, हम इलेक्शन के लिए आज भी तैयार हैं, लेकिन पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। हम चाहते हैं कि जी पहले जो रिफॉर्म्स होने, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पहले वो हो जाए, जो असल शक्ल है इसकी और पाकिस्तान के जो डेमोग्राफी है उसको देखकर जो पहले मैकेनिज्म था उसको आप ले आए इंतखाबात के। उसको बेहतर करने की जरूरत है तो उसको जरूर बेहतरी ले आए कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट से ट्रांसपेरेंट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम इलेक्शन के लिए 24 घंटे तैयार हैं। हमें सिर्फ पहले इस्लाहात करनी है, जो आईनी तरामीम करनी है वो उसमें हो जाए। सेकंड क्वेश्चन था आपका रिगार्डिंग पेट्रोलियम प्राइसेस पे। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती, कोई भी गवर्नमेंट हो कि आवाम पे कोई बोझ हो। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की जो हुकूमत है उसने कुछ ऐसे मुआहदे किए इंटरनेशनल डोनर्स के साथ, IMF के साथ, जिसमें उनकी उन मुआहदों में जो पैसे उनको मिले उस पर कंडीशंस थी। अगर आप किसी से बैंक से भी कोई इंडिविजुअल भी आप उधार लेते हो तो उसमें बैंक की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपको पूरी करनी होती है। जो कंडीशंस थी जो कि पीटीआई हुकूमत ने उनसे तय की हुई थी वो उन्होंने नहीं पूरी की, क्योंकि उनको पता था कि ये अनपॉपुलर डिसीजंस हैं, या तो फिर आप वो एग्रीमेंट उनसे ना करते हो। अब आपने पाकिस्तान को एक नैज पे पहुंचा दिया है कि कंफ्यूजन की पोजीशन है और आपकी इकॉनमी जो है इस वक्त वो फ्रेजाइल है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को इस वक्त
जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो मुल्क में स्टेबिलिटी हो, और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं कहूँगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जितनी मुल्क में है वो एक नुक्ते पर पहले खड़े हो जाएं कि इस मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत करना है। उसके लिए आपने अनसर्टेनिटी नहीं करनी होगी, और सारी पॉलिटिकल पार्टी मुत्तफिक हों कि आगे मुल्क की इकॉनमी किस तरह चलनी है, क्योंकि मुल्क है तो हम सब हैं, और हम सबको फर्स्ट प्रायोरिटी मुल्क की होनी चाहिए। खुदा न खास्ता जो जिस तरह का वो मॉडल छोड़ के गए थे, वो तो श्रीलंका की मॉडल छोड़ के गए थे। अल्लाह ना करे इस मुल्क में कभी उस तरह के हालात हों, लेकिन मैं बहुत एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि किसी भी सूरत में जो है वो कुछ मुश्किल फैसले शायद करने पड़े। तीसरा आपका जो सवाल था वो था जो कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आई है। मैंने जजमेंट नहीं पढ़ी, और जहाँ तक जो मैंने तासुर लिया है तो आईनी माहिरीन भी देखेंगे कि क्या ये जजमेंट आइन के किसी शख्स से मुतसादिम तो नहीं है, क्या आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है। अगर आपने कल को ये इस तरह की कोई बाइंडिंग कर दी कि वो वोट काउंट नहीं होगा, तो फिर तो कल किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकेगा। फिर तो एक दफा जो गवर्नमेंट आ गई, फिर वो प्राइम मिनिस्टर कुछ भी करे, तो उसकी पॉलिसीज जो है वो मुल्क को खुदा न खादा डुबोने के लिए भी हो, तो उसको 5 साल पूरे करने पड़ेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, इज़हार राय होती है। किसी वक्त भी जमहूरियत में या आप खुदा न खादा किसी डिक्टेटर के दौर में नहीं बैठेंगे जी एक प्राइम मिनिस्टर है और सब ने उनको यस सर करना है। अगर उसके कितने भी मेंबर और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, सिर्फ मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, पीएमएलएन का भी हो, पीपल्स पार्टी के मेंबरान भी हो, अगर वो समझते हैं कि जी एक शख्स जो है एक ओहदे पे बैठा हुआ है और वो गलत फैसले कर रहा है, उसके फैसले अनपॉपुलर है, वो आवाम के हक में नहीं है और वो गलत राह पे चल रहा है, तो ये तो नहीं है कि जी कि अब कोई भी मेंबर उस पर एतराज नहीं कर सकता, उस पर अदम एतमाद नहीं कर सकता। ये जमहूरियत में, जमहूरी मुआशरे में इस तरह के अदम एतमाद हमेशा होते हैं और होने चाहिए, ये मेरी राय है। हमेशा इस तरह के उनको इज़हार राय होनी चाहिए। अगर सिंध में भी चीफ मिनिस्टर कोई कल को कोई गैर पॉपुलर फैसले करता है तो पीपुल्स पार्टी के एमपीज को ये इख्तियार होना चाहिए कि जी आपके फैसले से हम आपसे मुतफिक नहीं है। हमेशा असेंबलियों के टाइम होते हैं 5 साल के, प्राइम मिनिस्टर का टाइम कभी 5 साल का नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर जो है वो किसी वक्त भी जब उस पे हाउस की उसकी मेजोरिटी खो जाए वो उसको इस्तीफा देना पड़ जाता है। 2.5 साल जी 2.5 साल 5 साल। तो मकसद ये कहने का कि ये कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ उस फैसले का, मैं कोई अदालती किसी चीज पे खुदा का तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत है। डेमोक्रेटिक मुआशरों में इस तरह की चीजें नहीं होती। डेमोक्रेसी कहते ही इसको है कि मुझे आपसे इख्तिलाफ है, आपसे अलग हो गया। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया हुआ कि जी आपने हर सूरत में आप बाउंड हो, अगर आपके मेरे गलत फैसले पे भी आपको हाँ करना है और फिर आप पार्टी के फैसला पार्टी के को हटाने के लिए फिर सर क्या तरीका मैं आपको एक चीज ऐड कर दूं। देखिए अभी रिसेंटली पुरानी बात ही नहीं करता, जब ये रिपोर्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का चला चक्कर, तो पीटीआई के स्पीकर ने और लोगों ने कहना शुरू किया कि जी हम उनको वोट डालने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा कि किसी मेंबर को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। इस बात को यकीनी बनाया कि वोट डालने की इजाजत सबको होनी चाहिए। मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने। उस वक्त के अटॉर्नी जनरल जो हैं खालिद जावेद खान, ये रेफरेंस हो गया था। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में उनकी ये राय थी कि मेंबर को वोट डालने का हक है, वोट वो डाल सकता है, वोट डालने से रोकने की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने पिछले साल एक और सदारती रेफरेंस पर एक राय है, आर्टिकल 186 में प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से राय मांगता है और सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देती है। उस पर उसका कितना वो इम्प्लीमेंट होना है नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल वो राय लेते हैं। ये इस तरह का कोई मुकदमा नहीं होता कि वो चीज़ हो। सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे पिछले साल, तो पीटीआई की हुकूमत का ये कहना था कि सेनेट के इलेक्शन सीक्रेट होने चाहिए, तो ओपन होने चाहिए। सर ओपन होने चाहिए इसलिए कि हमारे लोग हैं वो वोट देते हैं, जमीन बिकते हैं, पैसे लगते हैं, सब होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे गए और वहां से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आइन के तहत ये इलेक्शन होते हैं और ये सारे इलेक्शन सीक्रेट होने चाहिए। तो ये जो सेनेट का इलेक्शन है उसमें तो खुफिया बैलेट होता है, उसमें तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। ये जो इलेक्शन हैं चीफ मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर के, जो आर्टिकल 63 वाली बात हो रही है, वो तो सारे ओपन है। उसमें तो अगर कोई आदमी वोट नहीं देता तो आपको पता होता है कि फलां आदमी ने दिया, फलां आदमी ने नहीं दिया है।
तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले भी थोड़ा सा ज़रा सा इसको देखना चाहिए कि अगर एक दिन कुछ और है दूसरे दिन कोई और क्यों है। इस फैसले को जिन 5 जजेस ने किया है उसमें 2 ने इख्तलाफ किया है और वो भी पढ़ने जैसी बात है। ठीक है, अक्सरियती राय जो कहती है उसी को माना जाता है, लेकिन 2 जजेस का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। जो फैसला डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आया था, शायद यही 5 जज थे उसमें भी, या कोई एक अदला होगा, मैं खाली शायद यही 5 जज थे। उन 5 जजेस का 5-0 का डिसीजन था। इमरान खान ने तूफान बदतमीजी मचाया हुआ था जजेस के खिलाफ, और पता नहीं आज तक कंप्लेन चली मैंने क्या जुर्म किया, मैंने क्या जुर्म किया। भाई तुम आइन तोड़ दिया, हम तो क्या जुर्म करेंगे। उस फैसले को ये मानने को तैयार नहीं थे। हम इस फैसले को, राय को, सुप्रीम कोर्ट की हमें पसंद हो नापसंद हो मानते, लेकिन जिस तरह बात शजील ने कही ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई कल पागल वज़ीर आज़म इमरान खान जैसा आ गया और उसको 2 तिहाई अक्सरियत मिल गई और वो कह दे कि जी जिसका कद 6 फुट 5 इंच होगा इस मुल्क में उसको फांसी लगाई जाएगी, या वो कह दे कि इस मुल्क का कोई आदमी अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ एक लफ्ज़ कहेगा तो उसको गोली मार दी जाएगी, अगर वो ये कह दे कि इस मुल्क में कोई सियासी जमात नहीं होगी, तो क्या उस 2 तिहाई अक्सरियत के अंदर बैठे हुए मेंबरान का ये हक नहीं है कि वो कहें कि भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर पागल हो गया है, लिहाजा हम भाई इसके साथ नहीं है। तो ये तो इसकी सजा तो है ना। देखें, आप कह रहे हैं पार्टी के टिकट पे बंदा जीत कर आया, शर्जील पार्टी के टिकट पे है, मैं पार्टी के टिकट पे हूँ, नासिर पार्टी के टिकट पे है। अगर कोई ऐसा फैसला हो जिसको हम समझते हैं कि नहीं ये गलत है, ये मुल्क के मफाद में नहीं है, लोगों के मफाद में नहीं है, जमहूरियत के मफाद में नहीं है, आइन के खिलाफ है, तो हम अगर ये कहें कि जो पार्टी के फैसले को नहीं मानते तो उसकी सजा है, हमारी सीट चली जाएगी, हम डीसीट हो जाएंगे। तो इससे ज्यादा पाबंदियां और क्या लगाना चाहते हैं, मतलब मुझे तो समझ नहीं आई। बहरहाल एक राय आ गई सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन नहीं, इसमें थोड़ी जो सैयद साहब ने एक बात की, जब ये उसी का हवाला ले रहा हूँ, जब ये केस चल रहा था, खालिद जावेद साहब थे एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल सॉरी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक यकीन दहानी कराई थी, अगर आपको याद हो इसी केस के हियरिंग में, कि जी वोट हर मेंबर को वोट भी देने की इजाजत होगी, उनका वोट काउंट भी होगा, क्योंकि और आप सारे इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं और आप इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट ने कोर्ट को हमेशा कवर भी किया है, तो आप इसके विटनेस भी हैं। और हमेशा कोर्ट का क्या होता है कोर्ट कचहरी में कि जो पार्टी केस लेकर आई है, अगर वही पार्टी खुद यकीन दहानी करवा रही है कि जी वोट काउंट भी होगा, और अगर वो उस यकीन दहानी पे उस वक्त भी ऑब्जेक्शन आ सकता है कि वोट कैसे काउंट होगा। ये फैसला मेरे ख्याल से कि आइन में भी देखा जाएगा कि आइन के किसी शख्स से ये तसादुम नहीं कर रहा है या कर रहा है, मेरे ख्याल से कर रहा है। नंबर सेकंड कि ये फिर वो सईद साहब ने दूसरी मिसाल दी सेनेट की, तो सेनेट में अगर गवर्नमेंट के पास, पीटीआई गवर्नमेंट के पास अक्सरियत नहीं थी तो उनको वो वोट भी काउंट हो गए, 1-2 बिल्स में इस तरह हुआ जो कि ऑपोजिशन के थे, तो फिर वो वोट भी काउंट नहीं होंगे। अगर ये तो नहीं हो सकता कि जी के सिर्फ जो सीक्रेट वोट है उसमें काउंटिंग हो जाएगी, उसमें कोई अगर गलत कर ले, और ओपन वोट में नहीं होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि काफी चीजों से इसका तसादुम होगा। हुकूमत को चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को, कि फौरी तौर पर इसके रिव्यू पे जाए, और जैसे गवर्नमेंट पहले एक रिक्वेस्ट कर रही थी सारी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, अगर क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, ये कोई मामूली फैसला नहीं है। सदारती रेफरेंस पर रिव्यू पे कैसे जाया जा सकता है? नहीं, सदारती रेफरेंस को रिव्यू में नहीं जा सकता, लेकिन कोई ना कोई इसमें निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई इसका आईनी हल निकालना पड़ेगा, वरना ये हमारे मुल्क में खुदा न खास्ता अल्टीमेट पावर किसी के पास नहीं होना चाहिए। हमारे पास, हमारे मुल्क में, हर मुल्क में, मौजूद जमहूरी मुल्क में अल्टीमेट पावर नहीं होता है, एक इज़हार राय होती है। ये तो फिर कल को कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो गया उसको सबके लिए अदाब बन जाएगा, चाहे वो हमारी पार्टी का हो या किसी और पार्टी का हो। इज़हार इख्तिलाफ जो है वो डेमोक्रेसी का हुस्न है, वो कंटिन्यू होना चाहिए। इस फैसले को मैं सब ख्याल से इसको दोबारा देखना चाहिए, और गवर्नमेंट को अब क्या फैसला करती है, फेडरल गवर्नमेंट की जो भी लॉ एक्सपर्ट्स हैं। साहब ये फरमाएं, आपको क्या लग रहा है कि इसके असरात क्या पड़ने हैं पंजाब के? कोई नया आईनी बहरान पैदा हो सकता है, कोई खतरा है, हुकूमत तो पंजाब की जा सकती है, नए इलेक्शन हो सकते हैं, क्या नजर क्या आ रहा है? देखिए जी, वो तो लॉ एक्सपर्ट्स बताएंगे और इलेक्शन कमीशन बताएगा, क्योंकि अब उस पे इलेक्शन कमीशन ने भी काफी चीजें देखनी है। मैं समझता हूँ कि आईनी बहरान नहीं होना चाहिए। इस फैसले से जाती तौर पर मैं कहूँगी, मुझे एक डेमोक्रेसी के एक स्टूडेंट के हिसाब से मुझे इस पे बड़े खदशात हैं। ये फैसला जो है वो आइन से तसादुम कर रहा है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस का शिक आइन में मौजूद है।
अगर नो कॉन्फिडेंस की शिक आइन में मौजूद है और आइन इजाजत है नो कॉन्फिडेंस देने के लिए, तो कल को मकसद के किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आप नो कॉन्फिडेंस नहीं डाल सकते, क्योंकि एक दफा वो आ गया चुन गया, अगर उसके पास मेजोरिटी है तो कोई मेंबर उसका जो है डिफेक्शन नहीं कर सकते। तो इस चीज को देखना पड़ेगा, बट ये मुल्क के लिए और डेमोक्रेसी के लिए मैं समझता हूँ कि ये बेहतर नहीं है। इसमें हम गुजारिश करेंगे अगर कोई नतीजा निकल सके या इलेक्शन कमीशन उसको किस तरह इंटरप्रेट करती है तो वो चीज सामने आएगी। अच्छा, मलिक सईद बोल टीवी से मेमन साहब, मेरा सवाल ये है कि हमेशा आज तक हमने देखा है जब भी हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज ने हमेशा जब मुल्क के मफाद में नहीं हुआ तो लोटाक्रेसी की मुखालफत की और उसके खात्मे की बात की। अगर हम पिछले कुछ अरसे से देखें तो हमें पीपल्स पार्टी स्पेशली जो है वो लोटों की हमायत करते हुए नजर आ रही है। तो इस पे क्या वजह है कि अभी तक आप कानून साजी भी नहीं कर सकते लोटों के हवाले से, और फिर उसके बाद आज आप उनके हक में जो दलाइल भी दे रहे हैं, तो इस पे क्या करें? नहीं, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, मैं इसको तफसील से जवाब दूंगा। अच्छा हुआ कि मुझे एक चीज बोलने का मौका भी मिल गया। लोटाक्रेसी की जब बात आपने की, इस पूरे टेन्योर में इसकी शुरुआत किसने की? इमरान खान ने। पीटीआई में 90% सारे लुटे आए, उसको भी छोड़ देते जी, वो आ गए तो आजाद जीत कर आ गए। पंजाब में जब अभी इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुई थी, पीएमएलएन के एमपीएस मिले इमरान खान साहब से, जिसमें 7 एमपीएस मिले। पहले 15 की भी खबर है कि 15 बनी गाला में मिले, वो डॉन में रिपोर्ट हुई थी। पहले 15 मिले, फिर 7 एमपीएस मिले इमरान खान साहब के साथ, और उसकी बाकायदा पिक्चर रिलीज हुई। अभी आप गूगल कर दें, आ जाएगी सामने आपको। अगर इमरान खान पीएमएलएन के एमपीएस से मिलता है और वो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं बोलदार साहब की, तब ये चीज जायज हो गई। और अगर पीटीआई के एमपीएस वो अगर अपनी हुकूमत से नाराज होते हैं, हुकूमत की नाअहली के साथ नाराज होते हैं, तो वो गुनाह हो गया। इस लोटाक्रेसी की शुरुआत इमरान खान ने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपना झूठ के बोलने के इतने माहिर है खान साहब, और झूठा नैरेटिव को बिल्डअप करने के इतने माहिर, ये उनकी एक्सपर्टीज है। मैं इस चीज में उनको एक सलाम करूंगा, जो क्योंकि दुश्मन की तो नहीं है लेकिन हमारा मुखालिफ है, मुखालिफ की भी जो अच्छी बात है उसको आप मानना चाहिए। सलाहियत उसकी वो सलाहियत है कि वो झूठ बोलने में या झूठा नैरेटिव को वो लोगों में पैदा करने में और उसको पहुंचाने में उनकी एक्सपर्टी है। इस वक्त वो सिर्फ मुल्क में झूठ बेच रहे हैं। एक दिन सुप्रीम कोर्ट को पूछते हैं 12 बजे क्यों कोर्ट खोली, दूसरे दिन वो किसी और डिसीजन पे वावा कर रहे थे, कोर्ट को सलाम करता हूँ। हर चीज में उनका जो है पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, वो झूठे नैरेटिव पे चल रही है और वो आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं और ये झूठ भी चंद दिन रहेगा, ये जो इस वक्त बबल चल रहा है, मैं समझता हूँ महीने डेढ़ के बाद लोगों को समझ में आ जाएगी और मैं समझता हूँ कि लोगों को फिर ये फैसला करने में आसानी होगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि इस्लाहात के बाद इलेक्शन हो, क्या दूसरी जो हुकूमती ताकत में जमातें हैं वो भी यही चाहती हैं? क्योंकि हालात तो ऐसे बन रहे हैं कि पूरे इलेक्शन। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हर वो पॉलिटिकल पार्टी जो वोटों के जरिए पार्लियामेंट में आती है, जो धांधली के जरिए पार्लियामेंट में नहीं आती, वो चाहती है कि इंतखाबी इस्लाहात हो। सिर्फ वो पार्टियां जिनके पास कोई ट्रिक्स होती हैं या जिन्होंने कोई किसी और चीज में माहिरी उनकी महारत होती है, वो चाहती है कि जी इस तरह के इलेक्शन हो कि पता भी ना चले कि कौन जीता कौन हारा, कंप्यूटर बैठ के रिजल्ट बनाता है, अवाम ने वोट दिया या ना दिया हो। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं 100% के इंतखाबात की इस्लाहत हो और अवाम का जो वोट है, अवाम जिसको भी जितवाए, फैसला अवाम के पास होना चाहिए, किसी कंप्यूटर के पास नहीं होना चाहिए या किसी ऐसे आदमी के पास नहीं होना चाहिए जिसको पता नहीं है कि मुल्क के मसाइल क्या है। मैं कहता हूँ जितने भी एक्सपेट्रिएट्स हैं उन सब के लिए बहुत हमें इज्जत है और वो पाकिस्तान का असासा है, हमारे जितने भी इस तरह के एक्सपेट्रिएट्स हैं। लेकिन जिनको ये पता नहीं कि लोड शेडिंग मुल्क में कितना घंटे हो रही है उस इलाके में, जिनको ये पता नहीं है कि उनको पानी पीने का मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या जिनको और मसाइल का पता हो, उनको आप अगर आप इजाजत देंगे जी कि वो बैठ के आपके फैसले करें तो डेफिनेटली उसमें एक चीज ऐड करूँ। देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात क्या हो रही है कि पिछले साल में पीटीआई ने जबरदस्ती कुछ बुलडोज करके इलेक्शंस के रिफॉर्म्स कर दिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऐसी कानून साजी है या आइन साजी है या उसमें जो भी तरह आप करें, हर पाकिस्तानी वोटर जो इसका स्टेक होल्डर है। आप अगर यकतरफा गलत तरीके से बुलडोज करके इलेक्शन के कवानीन को चेंज करेंगे तो वो मुतनाज़ा थे, मुतनाज़ा हैं और मुतनाज़ा रहेंगे। अब अगर
आज के मौजूदा इलेक्शन कवानीन के तहत इलेक्शन होते हैं तो वो किसी भी तौर पर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते। इसलिए ज़रूरी है कि पहले तो वो कानून साजी जो बदनीयती की बुनियाद पर पीटीआई ने की है इलेक्शन को आलूदा बनाने के लिए, इलेक्शन के अमल को आलूदा बनाने के लिए, उसको हम अंडू करें, उसको ख़त्म करें ताकि वो बदमाशी और धांधली वाला रास्ता बंद हो। तभी जाकर के इलेक्शन ऐसे होंगे ना जिसको सब तस्लीम कर लें। वरना इमरान खान तो चैंपियन है, जिस इलेक्शन में हारता है उसको भी मानता ही नहीं है वो। आप 10 इलेक्शन करा लें, वो 10 में हारेगा और मानेगा ही, फिर ये तमाशा चलता रहेगा। तो जो आप कह रहे हैं ना कि माहौल की कोई बात नहीं, ये एक टोला है अनापरस्त, हट धर्म, घमंड, नालायक, नाहिल सिलेक्टरों का, जो चाहते हैं कि किसी तरह से इस मुल्क में अनार्की हो और यहाँ पर स्टेबिलिटी ना हो, वो कोशिश कर रहे हैं। बाकी 70% जिन लोगों को वोट पड़ा है 2018 के मुतनाज़ा इलेक्शन में भी, वो तो हुकूमत में बैठे हुए। तो 70% तो ये नहीं मार रहे, 30% तमाशा कह रहे हैं और आगे माहौल बनना। भाई कोई माहौल नहीं है, इमरान खान कह रहा है 30% भी नहीं है। तो इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह ताला और इमरान खान हारेगा पूरी तरह से और फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा। मिस्टेक हॉल रहे और सिंध में पानी की शदीद कमी है, सारा सिंध सराबा एहतियाज है, तो क्या गुजरा कि ऐसी कोई है एंगेजमेंट के पानी के हवाले से कोई मीटिंग्स करें या? देखिए जी, इसमें सिंध का बाकायदा जाती हो रही है पानी में, और सिंध का पानी जो है वो चोरी भी हो रहा है। और ये भी हकीकत है कि पानी की सप्लाई भी ऊपर से कम है, लेकिन उस पर हर प्लेटफॉर्म पे एहतजाज किया गया है, डिमांड की गई है, अपील की गई है। वज़ीर आला साहब ने, मिनिस्टर इरीगेशन ने और जो कोई इस्सा के मेंबर हैं सिंध में, जो नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने सबने किया हुआ है। और हमें उम्मीद है कि सिंध, हम लोग कहते हैं कि हमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं चाहिए। अगर शॉर्टेज है तो शॉर्टेज का फॉर्मूला भी जो हर सूबे का होता है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ये होना चाहिए कि जी पंजाब की कह रहा है पानी नहीं मिल रहा। देखिए, ये सारी मैनेजमेंट का काम है इस्सा का, ये सारी इस्सा का काम है कि वो प्रॉपर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर इस्सा नहीं कर रही तो रेस्पॉन्सिबिलिटी इस्सा के ऊपर आती है कि सबके साथ एक ही तरीके से जो है वो सलूक होना चाहिए। ये बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए कि जो बिल्कुल टेल पे प्रोविंसेस हैं उनको पानी कम मिले और जो पहले प्रोविंसेस आते हैं उनको पानी ज्यादा मिले। हम चाहते थे, हम कहते हैं कि जी पूरे पाकिस्तान का चप्पा चप्पा आबाद हो इंशाल्लाह। जिसके पास भी ज़री ज़मीन है, अल्लाह करे सबकी ज़मीन आबाद हो, लेकिन मैं अपनी आबादी के लिए अपने पड़ोसी का पानी जो है वो अपना खाऊं। जो पानी मुझे जितना मिल रहा है उसके में मुनसिफाना जो है वो तकसीम हो। हमारी सिर्फ और सिर्फ ये है। अच्छा, इसमें एक वाटर अकॉर्ड है जो हालांकि केयरटेकर गवर्नमेंट में हुआ, लेकिन हम एक ही डॉक्यूमेंट जिसमें हम सब हमारे पास मौजूद है। सिंध हुकूमत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मौजूद है, उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। ये बात अब सब मानते हैं कि पूरे मुल्क में पानी की किल्लत है। अब वो पानी की किल्लत का भी तस्करा वाटर अकॉर्ड में है कि अगर किल्लत होगी तो उस सूबों में किस तरह तकसीम होगी, उसके मुताबिक कर दें। सिंध के लोगों को फिर भी तकलीफ होगी, जाहिर है, जितनी शॉर्टेज है जिसको हम भी फेस करेंगे। लेकिन हमें प्रॉब्लम उस वक्त होता है जब इरसा उस वाटर अकॉर्ड को वायलेट करता है और जो तकसीम है किल्लत की, अगर पानी कम हो तो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा सूबों में, उसको वायलेट करता है। तो ये इरसा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उस वाटर अकॉर्ड के ऊपर जिस तरह से उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है वो पूरी कराए। अच्छा शकील मेमन साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि सिंध का पानी चोरी हो रहा है, दूसरी तरफ बलोचिस्तान कह रहा है कि सिंध हमारा पानी चोरी कर रहा है, जबकि इस टाइम चेयरमैन इरसा भी सिंध से है, वफाकी वजीर आबी वसाइल भी सिंध से हैं। तो फिर कौन सी ऐसी हुकूमतें हैं जो कि तमाम जो सिंध की इंतजाम होने के बावजूद आपका पानी चोरी कर रहे हैं? देखिए जी, बलूचिस्तान को पानी नहीं मिल रहा, इसको मैं एडमिट कर रहा हूँ। हमारी आवाज है कि चारों सूबे जो हैं वो हमारे लिए एक ही जैसी चीज है। हमारी नजर में, सबकी नजर में एक ही है। हर सूबे का जो भी हिस्से का पानी उसे मिलना चाहिए, जो भी हमारे चारों सूबे हैं। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह पे होती है कि 91 के अकॉर्ड को मनोवन अमल करे उस पर और उसको इम्प्लीमेंट करे, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करे, अच्छा, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।